आज हम प्रोबेबिलिटी को स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की रेशो होती है द नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर टू द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। और किसी भी यकीनी तौर पर होने वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम 1 फर्ज करते हैं और किसी भी ना होने वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम 0 फर्ज करते हैं। और इसके अलावा किसी भी रैंडम इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम 0 और 1 के दरमियान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकती है या 0 से ज़्यादा हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती। इसी तरह किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम 1 हो सकती है या 1 से कम हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास एक तरह की रेंज है प्रोबेबिलिटी की, कि प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो 0 और 1 के दरमियान होती हैं। इसके अलावा जितने भी इवेंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज का अगर हम सम कर लिया जाए तो वो टोटल 1 के इक्वल होती है। चलें, अब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में प्रोबेबिलिटी हमें क्या बताती है, इसके समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें कि मेरे पास एक फेयर कॉइन है और मैं उसको एक दफ़ा टॉस करता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ 2 लाइकली आउटकम्स पॉसिबल हैं, वो या तो हेड्स आएगा या टेल आएगा। तो अगर एक दफ़ा मैंने कॉइन को टॉस किया है तो 2 आउटकम्स हैं, तो मैं इसे 2 की पावर 1 कर सकता हूँ। अपनी आउटकम्स को इस तरह से लिख सकता हूँ। तो 2 की पावर 1 जो है वो बराबर होगी या तो हेड के या टेल के। अगर मैं इसी के लिए अपनी प्रोबेबिलिटी निकालूं कि हेड आएगा या टेल आएगा, इन दोनों की अलहदा-अलहदा अगर प्रोबेबिलिटी निकालूं तो टोटल आउटकम्स जो हैं वो मेरे पास 2 हैं। और अगर हेड को मैं देखूं तो हेड की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक दफ़ा आने की है, तो 1/2 जो है वो मेरे पास 0.5 जो है वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हेड की। और इसी तरह टेल की प्रोबेबिलिटी भी जो है वो 0.5 आएगी। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ हेड्स को देखता हूं कि नंबर ऑफ हेड्स मेरे पास जो आ रहे हैं और उनकी दूसरी तरफ से प्रोबेबिलिटी देखता हूं, और अगर मैं उसको एक ग्राफ की सूरत में ड्रा करता हूं तो मैं देखता हूं कि 0 दफ़ा हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है और एक दफ़ा हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है। अब हम अपने कॉइन को एक दफ़ा टॉस करने के बजाय 2 दफ़ा टॉस करते हैं। अगर हम 2 दफ़ा टॉस करते हैं तो वो 2 की पावर 2 आउटकम्स हमारे पास यानी 4 आउटकम्स आएंगे टोटल। अगर मैं इन आउटकम्स को अगर ग्राफ की फॉर्म में ड्रा करूं तो मेरे पास जो 0 दफ़ा हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.25% होगी, जो एक दफ़ा हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 होगी, और जो 2 दफ़ा हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो भी 0.25 होगी। अगर 3 दफ़ा कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास 8 आउटकम्स आएंगी, 2 रेज़ द पावर 3 के इक्वल होंगी वो। तो अगर मैं इसको ग्राफ की सूरत में ड्रा करूं तो मेरे पास 0 दफ़ा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 12.5 होगी, मेरे पास 1 टाइम आने की प्रोबेबिलिटी 37.5 होगी, मेरे पास 2 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी 37.5 होगी, और मेरे पास 3 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 12.5 होगी। अगर मैं 4 दफ़ा कॉइन को टॉस करता हूं तो मेरे पास 16 आउटकम्स होंगी और उसका ग्राफ जो है वो सामने है, यानी एक 0 दफ़ा सबसे कम, एक दफ़ा उससे ज़्यादा, 2 दफ़ा मैक्सिमम, और फिर जो है वो 3 दफ़ा हेड आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी और 4 दफ़ा आने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं 5 दफ़ा टॉस करूं कॉइन को तो मेरे पास 32 आउटकम आएंगी। तो 0 दफ़ा हेड आने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम, एक दफ़ा हेड आने की प्रोबेबिलिटी उससे ज़्यादा, 2 दफ़ा आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा, 3 दफ़ा आने की प्रोबेबिलिटी
भी सबसे ज़्यादा 4 दफ़ा आने की प्रोबेबिलिटी फिर कम हो जाएगी और 5 दफ़ा हेड आने की प्रोबेबिलिटी फिर कम हो जाएगी। 6 दफ़ा टॉस करूं तो उसी तरह है कि जो प्रोबेबिलिटी का 64 आउटकम्स आएंगी, जो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है वो मैक्सिमम किसके ऊपर होगा, जितनी दफ़ा मैंने टॉस किया उसके हाफ अगर मैं उसका नंबर लूं, जो कि यहाँ पे 6 टाइम्स किया है तो 3 है, तो 3 पर मैक्सिमम है। अब अगर मैं इन जितने भी ये मैंने 5 ग्राफ जो हैं स्टडी किए हैं, 5 ग्राफ स्टडी किए हैं, अगर मैं उनको इकट्ठा रख के देखता हूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि किसी भी दफ़ा कितनी दफ़ा हेड के आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल मिडल में है। यानी अगर मैंने 2 दफ़ा कॉइन को टॉस किया है तो 2 को 2 से डिवाइड कर दें तो वो 1 है और मिडल है उसका, वहाँ पर मैक्सिमम है। अगर मैं 3 दफ़ा करूँ तो वो 1.5 है, तो वहाँ पे मैक्सिमम है। अगर मैं 4 दफ़ा करूँ तो वो 2 उसका मिडल है, तो वो 2 के ऊपर मैक्सिमम है। अगर मैं 5 दफ़ा करूँ तो वो 2.5 पे मैक्सिमम आ जाएगा। अगर मैं 6 दफ़ा करूँ तो वो 3 पे मैक्सिमम आएगा। यानी जितनी दफ़ा मैं टॉस करूँगा उसके आधी दफ़ा हेड आने के चांसेस ज़्यादा हैं और आधी दफ़ा उसके हेड ना आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा देखूं और जितने भी ये जो बार्स हैं इनके जो पीक है उसके ऊपर एक डॉट से इनको अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये मेरे पास एक बेल शेप बन रही है। बेल शेप या गाजियन कर्व जो होती है, जनरली गाजियन कर्व जो होती है ये उससे रिजेंबल कर रही है। यानी मिनिमम से मैक्सिमम पर जाएगी और मैक्सिमम से फिर मिनिमम पर आ जाएगी। और मैक्सिमम किसके ऊपर होगी, बिल्कुल सेंटर के ऊपर उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। और अब ये चूंकि प्रोबेबिलिटी ग्राफ है तो गाजियन कर्व में जो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी, अगर ये गाजियन कर्व है प्रोबेबिलिटी ग्राफ, तो उसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो एरिया अंडर द कर्व होगी। क्लियर है? ये तो अभी हमने बहुत स्मॉल नंबर ऑफ टाइम जो है वो कॉइन को टॉस किया है और उसका हमने ये बिहेवियर देखा है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा दूं जिसमें कॉइन को टॉस किया, फर्ज करते हैं कि मैं 100 दफा उसे टॉस करता हूं, तो फिर क्या होगा, चूंकि ये गाजियन है तो अगेन वही होगा कि उसके सेंटर के ऊपर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आएगी। यहाँ पर हमारे पास जो सेंटर है इसके ऊपर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आएगी। अगर मैं इसे 1000 दफा करता हूं तो फिर भी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या होगी, उसके सेंटर के ऊपर। अगर मैं इसे 10,000 मरतबा करता हूं तो फिर भी प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। ये चूंकि मैंने हाथ से ड्रॉ किए हैं तो ये कर्व कोई इतनी परफेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये सेंटर पर ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आएगी। तो अगर मैं इसे 1,00,000 दफा करूंगा तो प्रोबेबिलिटी फिर अगेन सेंटर पर मैक्सिमम आएगी। अगर मैं इसे 10,00,000 दफा करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ग्राफ जो है वो सेंटर के ऊपर मैक्सिमम हो जाएगा। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो हो क्या रहा है इस ग्राफ में, इस ग्राफ में ये हो रहा है कि जो ग्राफ है वो अंदर की तरफ सुकड़ रहा है एक सेंटर वैल्यू के ऊपर, जो कि उसकी मिड वैल्यू है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स हम उसको टॉस करेंगे उसके ऊपर सुकड़ है। यानी अगर फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम अगर किसी भी ग्राफ की अगर आप देखते हैं तो वो कम होना शुरू हो जाएगी, पीक बहुत शार्प होना शुरू हो गई। अब ये गाजियन थी पीक, शुरू में ये बहुत ब्रॉड थी जब कम नंबर ऑफ टाइम्स हमने टॉस किया था। जब हमने नंबर ऑफ टाइम टॉस के बढ़ा दिए तो आप देखें कि ये जो गार्जियन कर्व है ये शार्प होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसे 10,00,000 दफा करूंगा तो ये मजीद शार्प हो जाए, और अगर मैं इसे 1 करोड़ दफा करूंगा तो ये बिल्कुल एक सेंटर के ऊपर एक लाइन की सूरत में आ जाएगी। ये जो पीक है वो ऐसे लगेगा कि ये एक लाइन की फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि जो
आधी दफा यानी जितनी दफा हमने टॉस किया है उसकी आधी मर्तबा हमारे पास हेड होगा और आधी मर्तबा हमारे पास हेड नहीं होगा। यानी 50% जो है वो हेड लाजमी होगा और 50% हेड लाजमी नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अलावा जो बाकी परसेंटेज है 50 के अलावा जो बाकी परसेंटेज है उसकी प्रोबेबिलिटी इंतहाई कम है एज कंपेयर्ड विद द 50% वैल्यू कि वो बिल्कुल अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल हो चुकी हैं। लाइन को अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो चुकी हैं और जबकि 50% के ऊपर एक शार्प पीक आ जाएगी और फिर अगेन 50% से ज्यादा वाली जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो चुकी हैं। यानी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी लेकिन चूंकि इतने ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स है वो इसी तरह ही है कि अगर मैं 1 करोड़ दफा मैंने टॉस किया है तो उसमें से 1 दफा 2 दफा 3 दफा जो चांसेस होंगे वो 50% के अलावा होंगे और 50% टाइम्स जो होगा वो हेड ही होगा और बाकी जो 50% टाइम्स है वो हेड नहीं होगा। तो अब ये हमें क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि जो एवरेज बिहेवियर है, एवरेज क्या होती है? एवरेज यही है ना कि जितनी दफा हमने टॉस किया उसका आधी दफा तो हेड लाजमी आए। किसी भी सिस्टम का एवरेज यही होता है अगर हम किसी भी सिस्टम का एवरेज निकालें। तो जो एवरेज बिहेवियर है यानी आधी दफा हेड आने का चांसेस जो पहले प्रोबेबल था लेकिन अब वो डिटर्मिनिस्टिक हो चुका है यानी अब वो लाजमी है कि वो आधी दफा हेड होगा। तो ये अब पहले प्रोबेबल से वो डिटर्मिनिस्टिक की तरफ जा रहा है। यानी जो एवरेज बिहेवियर है किसी भी एक्सपेरिमेंट का वो मोर डिटर्मिनिस्टिक होगा अगर हम उसके नंबर ऑफ सैंपल्स या नंबर ऑफ टाइम्स जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको बढ़ाते जाएं। तो जो स्मॉल नंबर्स के लिए हम कह सकते हैं कि जो एवरेज बिहेवियर है वो मोर प्रोबेबल होगा बट फॉर लार्ज नंबर जो सिस्टम है वो प्रिसाइजली एवरेज बिहेवियर को तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर जो एवरेज बिहेवियर होता है वो मोर डिटर्मिनिस्टिक होता है रेदर देन मोर प्रोबेबल। तो तो अब हम अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम हम अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करते हैं अगर वो सिस्टम बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है वो कोई स्मॉल पार्टिकल्स हो सकते हैं वो कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं तो उनका हम कौन सा बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं? हम उनका एवरेज बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब जो इन स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जैसे कोई गैस के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे इर्द गिर्द अब इनका जो भी बिहेवियर होगा वो गवर्न होता है क्लासिकल मैकेनिक्स के कवानीन के मुताबिक। और जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ठीक है जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं फॉर एग्जांपल या क्वार्क्स हैं या इसके अलावा जो दूसरे हैं उनका जो बिहेवियर है वो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रोबेबिलिस्टिक लॉज के थ्रू गवर्न होता है। बट दोनों में एक चीज है कि जैसे जैसे हम उनकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करते जाएंगे चाहे वो क्लासिकल मैकेनिक्स के तहत उनका एवरेज बिहेवियर हो चाहे क्वांटम मैकेनिक्स के प्रोबेबिलिस्टिक लॉज के तहत उनका एवरेज बिहेवियर हो उनका जो एवरेज बिहेवियर है वो मोर एंड मोर प्रिडिक्टेबल होना शुरू हो जाएगा एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिकल। तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमने शुरू में सवाल पूछा था कि इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स व्हाट प्रोबेबिलिटी टेल्स अस। सो नाउ वी गॉट द आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन। वो आंसर क्या है? वो आंसर है कि प्रोबेबिलिटी टेल्स अस दैट फॉर अ सिस्टम कंटेनिंग अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल their average behavior is more deterministic. Even if we perturb a system externally
the system will start exhibiting the new average behavior very quickly because the non-average behavior have very small probabilities as compared with the average behavior. Therefore, in statistical physics, we always study the system exhibiting the average behavior irrespective of whether they are a classical system or quantum system. तो ये थी जी probability with the perspective of statistical physics.